एक ऐसी लड़की जिस पर एक नहीं बल्कि 6 शैतानी शक्तियों का साया था। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ धर्म, विज्ञान और अंधविश्वास की सारी सीमाएं टूट गई और उनके बीच खत्म हो गई एक 23 साल की मासूम जिंदगी। आज तक आपने भूत प्रेतों की बहुत कहानी सुनी होगी। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसके ऊपर किसी भूत का साया है, किसी प्रेत का साया है, किसी चुड़ैल का साया है। बाद में वो चीजें ठीक भी हो गई, बहुत चीजें ठीक नहीं हो पाई, लेकिन इस केस से ज्यादा डिस्टर्बिंग शायद ही इस दुनिया में कुछ रहा हो। क्या आपको इस पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और खौफनाक हॉरर केस के बारे में पता है? मुझे उम्मीद है कि नहीं पता। क्या आपने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देखी? अगर आपने देखी है तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ। लेकिन उस फिल्म को देखकर आपको उस खौफ का, उस दर्द का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मालूम होगा। सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। सच्चाई उससे कहीं परे, कहीं खौफनाक और कहीं ज्यादा दर्दनाक। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट महिमा चौधरी। अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो जुड़े रहिए इस कहानी के अंत तक। शायद उस लड़की की सच्चाई जानकर आप उससे जुड़ जाएं, आप उसके दर्द से जुड़ जाएं और रातों को सो ना पाए। जिस केस को कहा गया द केस ऑफ एनालिस मिशेल, जिसके अंदर 6 शैतानों की आत्माएं थी। साल 1952 जर्मनी का एक छोटा सा शहर क्लीनिकबर्ग, और वहां पर रहता था एक परिवार, कैथोलिन परिवार, जो बहुत ही धार्मिक परिवार था, भगवान में बहुत विश्वास रखता था। उसी परिवार के बीच जन्म होता है एनालिस का। एनालिस बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव की, बेहद खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसका बचपन बिल्कुल आम बच्चों की तरह गुजरा, हंसते खेलते अपने परिवार के बीच। एनालिस के अलावा उसके परिवार में उसकी 3 बहनें और थी, लेकिन एनालिस उन तीनों में सबसे ज्यादा होशियार थी। एनालिस हर संडे चर्च भी जाया करती थी। वो भगवान में अटूट विश्वास रखती थी और उसका सपना था कि वो बड़ी होकर टीचर बनेगी। अभी फिलहाल उसकी उम्र 16 साल थी और उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया। उसने अपने घर वालों से इजाजत मांगी, लेकिन घर वाले उसे घर से दूर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसने अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा मनाया और आखिरकार वो मान ही गई। उन्होंने एनालिस को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दे दी। और फिर आया वो दिन जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एनालिस अपने हॉस्टल के कमरे में अपनी एक दोस्त के साथ रहा करती थी। अभी उसे यूनिवर्सिटी जाए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, लगभग 1 या 2 महीने हुए होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो अपने कमरे में अकेली रही। रात को वो दोनों साथ उस कमरे में रहती थी, लेकिन अचानक उसकी दोस्त को किसी काम से अपने घर जाना पड़ा। और उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि एनालिस अपने हॉस्टल के रूम में अकेली थी। वो रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है, लगभग रात के 2:30 बजे। उसे कुछ आवाज महसूस होती है, जैसे कमरे में किसी की प्रेजेंस, लेकिन उसके अलावा तो उस कमरे में कोई और था ही नहीं। वो थोड़ा घबराती है, उठती है, चेक करती है तो कमरे में और कोई नहीं होता। फिर उसे कुछ आवाजें कमरे के बाहर से आती हैं। वो हिम्मत करके कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर विंडोज बहुत तेज तेज हिल रही थी। उसे लगता है कि बाहर हवाएं बहुत तेज चल रही है, शायद इसी वजह से विंडोज हिल रही होंगी। वो जाती है, विंडो को बंद करके वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है। पता नहीं क्यों उसे घबराहट सी और एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपनी आंखें बंद करती है और चादर को ओढ़ती है और लेट जाती है। 2-4 मिनट के बाद उसकी आंख अचानक फिर से खुलती है और उसके सामने टेबल पर रखी एक घड़ी उसकी आंखों के देखते देखते नीचे गिर जाती है और वो अचानक उठ खड़ी होती है। इतनी देर में वो अंदाजा लगा रही थी, उसके ऊपर से उसकी चादर धीरे धीरे हटने लगती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगती है, उसकी पूरी बॉडी जैसे कांप रही है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसे अपने बिस्तर पर बैठा एक अदृश्य साया नजर आ रहा था,
जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। उसके बाद ये सारी चीज हॉस्टल के टीचर्स को पता चलती है। वो एनालिस के परिवार को बुलाते हैं। उसके बाद उसे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है। डॉक्टर्स को दिखाने के बाद पता चलता है कि उसे मिर्गी का दौरा आया था, यानी कि उसे मिर्गी की बीमारी हो सकती है। और डॉक्टरी ट्रीटमेंट के साथ शुरू हुआ कुछ ऐसा जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं था। एनालिस को अजीबोगरीब चेहरे दिखाई देने लगे। उसे अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनने लगी। जब वो रात को सोती तो उसे अपने बिस्तर पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता। उसकी सांसें रुकने लगती, उसका पूरा शरीर अकड़ जाता। लोगों को ये सब मिर्गी के दौरे नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ साल 1973 तक एनालिस पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टरी दवाइयां बेअसर होने लगी। वो जब भी चर्च प्रार्थनाएं करने जाती, उसे भगवान की मूर्तियों के रूप में शैतान नजर आते, शैतानी चेहरे नजर आते। कोई उसे कहता कि एनालिस तुम नर्क में सड़ोगी। उसे लगता वो जिस धरती पर खड़ी है वो पावन नहीं है, बल्कि वो धरती जल रही है। इन्हीं सब के बीच जन्म होता है इंसान के रूप में एक ऐसे हैवान का जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एनालिस का उसी के घर में रहना एक पूरे सपने जैसा हो गया था। अब उस घर में उनकी बेटी के शरीर को ओढ़े कोई और रह रहा था, जिसका एहसास उन्हें हर पल होता था। जो लड़की हर संडे चर्च आया करती थी, अब वो जीसस और क्रॉस से नफरत करने लगी। अगर कोई उन चीजों का जिक्र भी उसके सामने करता तो वो वायलेंट हो जाती। वो चीखती चिल्लाती। उसकी हरकतें इंसानी हदों से पार होती जा रही थी। वो अपने ही हाथों से अपने कपड़ों को फाड़ देती, अपने नाखूनों से अपने शरीर को नोचने लगती। जिस तरह से एनालिस प्रार्थनाएं किया करती थी, अब वो उसी तरीके से घर में अपने कमरे में एक दिन में 600 बार उठती और बैठती, जिसकी वजह से उसके घुटनों की हड्डियां तक टूट गई थी। उसकी हरकतें इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि किसी की भी सुनकर रूह कांप उठे। घर में चल रहे कीड़े मकोड़े मकड़ियों को खाती। उसने खाना पीना बंद कर दिया और वो कहती कि उसे पक्षियों का, चिड़ियाओं का सर तोड़कर खाना पसंद है। और वो सिर्फ कहती ही नहीं, अपने घर में ये सारी चीजें अपनी माँ की आंखों के सामने करती। ये सब कुछ देखकर उसकी माँ ये बात तो समझ गई थी कि ये कोई दिमागी बीमारी है। उसकी माँ एक ऐसे इंसान को जानती थी जो पास ही के चर्च में काम करता था। वो कोई प्रीस्ट या फादर नहीं था, लेकिन उसे इन सारी चीजों के बारे में बहुत जानकारी थी। जानकार होने की वजह से उसकी माँ ने उन्हें घर पर बुलाया। वो उनके घर पर आते हैं और एनालिस दूर खड़ी हुई थी। वो दूर खड़े होकर सिर्फ उन्हें देख रही थी और वो एनालिस को देख रहे थे। देखते ही देखते वो एक बहुत ठंडी और भयानक हंसी हंसने लगी। उसके चेहरे पर एक बहुत भयानक और दिल दहला देने वाली मुस्कान थी। और उसके बाद उसने क्या किया, आप सोच नहीं सकते। उसने वहां खड़े खड़े नीचे जमीन पर यूरिन किया और उसके बाद वो जमीन पर किसी जानवर की तरह बैठकर उसे अपनी जीभ से चाटने लगी। और फिर ये सारी हरकतें करने के बाद वो उस इंसान की तरफ देखकर हंस रही थी। ये सब देखने के बाद वो इंसान अंदर तक हिल गया और उसने एनालिस की माँ को कहा कि ये कोई भूत प्रेत तो नहीं हो सकता, ना ये कोई भूत प्रेत है, ना ये कोई शैतान है, ये कुछ बहुत बड़ा है जो हम सोच भी नहीं सकते। एनालिस की जान खतरे में है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और उसने तभी घर पर 2 प्रीस्ट को बुलाया जो 24 सितंबर सन 1975 को एनालिस मिशेल के घर पर आते हैं, जिनमें से एक थे फादर अर्नेस्ट ऑल्ट और दूसरे थे फादर आर्नोल्ड रेंज। उन्होंने चर्च को एक लेटर लिखा कि हमें जल्दी से जल्दी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करनी होगी। चर्च ने उन्हें गुप्त रूप से एक्सोर्सिज्म करने की मंजूरी दे दी। दोस्तों, एक्सोर्सिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हमारे भारत में भूत पिशाचों को भगाने के लिए पूजा, तंत्र मंत्र और विद्याएं की जाती हैं। वैसे ही प्रीस्ट एक पवित्र जल को छिड़ककर और अपने भगवान को याद करके एक इंसान के शरीर से शैतान को निकालता है। तो उन्हें चर्च से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने अपना पहला सेशन शुरू किया और उसके बाद वो दोनों अंदर तक हिल गए।
उन्होंने अपने जीवन में ये सारी चीजें कई बार की थी, लेकिन ऐसा केस उनकी जिंदगी में पहली बार आया। पहला सेशन लेने के बाद उन्होंने एनालिस की माँ से बात की और उनसे कहा कि आप बिल्कुल सही हैं, आपकी बेटी के अंदर शैतान है, लेकिन एक नहीं कई शैतान हैं। ये सारी बातें सुनकर जो एनालिस बेहोश पड़ी हुई थी अचानक बिस्तर से उठ जाती है और तेज तेज हंसने लगती है। और उसके बाद वो अपने अंदर के सारे शैतानों को एक एक करके उनकी आवाज में बोलकर इंट्रोड्यूस करवाती है। अब सुनिए आप वो आवाजें जो टेप में रिकॉर्ड की गई थी और बाद में जिन्हें कोर्ट में सुनवाया भी गया। यानी एनालिस के अंदर काइन, जो कि एडम और ईव का बेटा था, हिटलर जो जर्मनी का तानाशाह था, तीसरा ल्यूसीफर यानी शैतानों का भगवान स्वयं, चौथा था जूडस जिसने जीसस को धोखा दिया था, नीरो जो रोम का शासक था, और वैलेंटाइन जिसे 16वीं सदी का एक बदनाम प्रीस्ट कहा गया है। इन सभी 6 शैतानों की आत्माएं एनालिस के शरीर में थी। उसके अंदर 6 शैतान होने की वजह से वो इतनी सारी भाषाओं में बात करती, अलग अलग आवाजों में बात करती। जैसे वो जूडस की आवाज में कहती कि हिटलर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ नाम के लिए खतरनाक था। फिर वो हिटलर की आवाज में कहती कि इंसानों की नस्ल सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो आपस में बातें करते, घंटों घंटों तक बातें करते, चीखते चिल्लाते लड़ते, और एनालिस की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती। अगले 11 महीनों में उसके ऊपर 67 एग्जॉर्सिज्म किए गए, यानी हर हफ्ते में 2 से 4 बार उसके ऊपर ये प्रक्रिया करी जाती। उसको संकलों से बांध दिया जाता, उसे खाना नहीं दिया जाता। प्रीस्ट शैतान को तड़पाने की कोशिश करते ताकि वो तड़प कर एनालिस का शरीर छोड़ दे, लेकिन वो एग्जॉर्सिज्म के बाद भी खाना पीना नहीं खाती। वो कहती कि शैतान उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। 11 महीनों में एक 23 साल की लड़की जिसका वजन अब सिर्फ मात्र 30 किलो रह गया। एनालिस की माँ को उसकी एक पर्सनल डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मुझे एक रात वर्जिन मैरी के दर्शन हुए। मुझे 2 विकल्प दिए गए। पहला कि तुम अभी मेरे साथ चलो, ये सारी पीड़ाएं, ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा, और दूसरा इन शैतानों को अपने शरीर में रहने दो। तुम्हें बहुत तड़पना होगा, रास्ता बहुत भयानक होगा, लेकिन तुम इस पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन जाओगे कि शैतान सच में होते हैं और लोग पाप करना बंद कर देंगे। एनालिस ने दूसरा रास्ता चुना। इस दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए उसने अपनी जान का सौदा किया। और फिर 30 जून 1976 की उस आखिरी रात में एनालिस बिस्तर पर लेटी। उसके शरीर में जान नहीं थी, उसके घुटने पूरी तरह टूट चुके थे। वो बहुत बुरी हालत में थी, तड़प रही थी, और वो अपनी माँ की तरफ देखती है और अपनी माँ को अपने पास बुलाती। उस वक्त उसके अंदर कोई शैतान नहीं था, सिर्फ एक हारी हुई बेटी जो आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मेरा हाथ थाम लो, मैं बहुत डरी हुई और मुझे माफ कर देना। ये उसके आखिरी शब्द थे जो उसने अपनी माँ से कहे थे। अगली सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो इस पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करके चली गई कि शैतान सच में होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। रातों रात पूरा जर्मनी हिल गया। झाड़ फूंक की वजह से एक लड़की की जान चली गई। न्यूज में, अखबारों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक लड़की जिसे दिमागी बीमारी थी, उसकी माँ और कुछ प्रीस्ट ने उसे झाड़ फूंक और अंधविश्वास के चक्कर में घर में कैद करके मार दिया। एनालिस के माँ बाप पर केस कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे उन पर भी केस चलता है और कहा गया कि इनके अंधविश्वासों ने एक लड़की की जान ली।
क्या ये सच था या ये झूठ था, ये सारी चीजें अदालत में पहुंच जाती हैं। अब एक तरफ कानून है जो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता, और एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी थी। एक माँ, एक बेबस बाप। क्या ऐसा हो सकता है कि एक माँ बाप अपनी 23 साल की बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखें? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कानून ये सारी चीजें नहीं मानता। उसके बाद केस लड़े जाते हैं, केस हियरिंग्स होती है, लेकिन प्रीस्ट और उसकी माँ के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि उन्होंने जो कुछ किया उसके भले के लिए किया। उन्हें कटघरे में बुलाया गया और सरकारी वकीलों ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू कर दी कि उसको मानसिक बीमारी थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि वो मरी है कुपोषण के कारण। उसको टाइम से खाना नहीं मिला, उसको पानी नहीं दिया गया, वो तड़प तड़प कर मर गई। अगर उसे हॉस्पिटल में सही टाइम ले जाया जाता, उसे नली के द्वारा खाना दिया जाता, तो शायद वो जिंदा होती। उसके बाद जो वहाँ प्रीस्ट थे, उसके माता पिता थे जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे, उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत तो नहीं था, लेकिन उनके पास एकमात्र चीज थी कुछ टेप रिकॉर्डिंग्स। कोर्ट में उन टेप्स को प्ले कर दिया जाता है। उसके बाद जो होता है, वहां बैठा हर इंसान कांप उठता है। एक लड़की जिसका वजन मात्र 30 किलो रह गया, जो मरने की कगार पर है, जो बिस्तर पर है, जिसके घुटने पूरी तरह टूट चुके हैं, जो उठ नहीं सकती, वो अपने उस गले से, जिससे वो एक शब्द नहीं बोल सकती थी, 2 मर्दों की भारी आवाज निकाल रही है। एक जो अपने आप को हिटलर कहता है और एक बहुत डरावनी आवाज में बोलता है, दूसरा बोलता है आई एम लूसीफर। उसकी आवाज में इतनी नफरत और इतनी ठंडक कि वहां बैठे हर इंसान के पसीने छूट गए। विज्ञान इस बात को साबित नहीं कर पा रहा था कि ये सारी चीजें क्या है, लेकिन कानून अपने से ऊपर कहाँ किसी को मानता है। इन सारी बातों को सबूत नहीं माना गया, और साथ ही प्रीस्ट और उसके माता पिता को सजा दी गई, 6 महीने की सजा, और साथ ही इस केस को मेंटल डिसऑर्डर कहकर खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है कि एनालिस्ट सच में किसी दिमागी बीमारी से जूझ रही थी, या फिर सच में उसके ऊपर शैतानी ताकतें थी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना घटी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है, आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको भी ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानियां पसंद है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई, सच्ची और डरावनी, दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।